जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीयूनियन। रीयूनियन, हाँ जी रीयूनियन के लिए लिखिए। Who can reunite? Who can reunite? Formalities of reunion. Formalities of reunion. Who can reunite? Formalities of reunion. Proof of reunion. Effect of reunion. Effect of reunion. कुछ कोटेशंस लिखो बेटा, कुछ कोटेशंस लिखो। ये ना आपको मेंस में कोटेशंस आई हुई हैं। पहली कोटेशन है बृहस्पति, BRIHASPATI, बृहस्पति, डबल इनवर्टेड कॉमर्स में लिखो बृहस्पति। ही हु कॉमा बीइंग वंस सेपरेटेड कॉमा dwells against through affection comma with father comma brother or a paternal uncle is termed reunited with him, reunited with him. नेक्स्ट लिखिए कोटेशन। बेटा ये ना हमें मिताक्षरा में मिलती है, मिताक्षरा स्कूल के है, उसमें लिखिए डबल इनवर्टेड कॉमर्स में इफेक्ट्स कॉमा which have been divided and which are again mixed together and which are again mixed together are termed reunited, are termed reunited, full stop. He comma to whom such appertain, APPERTAIN, appertain but नहीं कॉमा प्लीज, कॉमा appertain के बाद is a reunited co-partner, is a reunited co-partner, double inverted commas close, double inverted commas close. क्लियर है? हाँ हाँ बेटा, किसमें पूछ रहे बेटा? रीयूनाइटेड विद हिम तक ही है वो। ये मिताक्षरा स्कूल का है बेटा कोट, तो हमें वर्सेस याद करने की जरूरत नहीं किस पेज पे है, किस वर्स पे है, पर ये आपको उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए कंडीशंस ऑफ रीयूनियन, कंडीशंस ऑफ रीयूनियन। बेटा ये बेसिक कॉमन सेंस है, जिनके बीच में पार्टीशन हुआ है वही क्या हो सकते हैं? रीयूनाइट। फर्स्ट लिखिए अ रीयूनियन can be made only between parties to partition. Second, a reunion can take place only, इसके नीचे ABC लिखिए, A father and son, second
between paternal uncle and nephew, between paternal uncle and nephew. थर्ड लिखिए, between brothers, between brothers. एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके नीचे a partition to place, a partition to place between father F and two sons A and B, and two sons A and B. Subsequently, a son S is born to F. A and B can reunite with F or with each other, but they cannot reunite with S. तो जिसके बीच में पार्टीशन हुआ है उन्हीं के बीच में रीयूनियन होगा। ये आपको बेटा क्वेश्चन आया हुआ है। जो सब्सिक्वेंटली बोर्न चाइल्ड है उसके साथ कभी भी रीयूनियन नहीं होता। और वही सेम है अगर दो ब्रदर्स के बीच में हुआ है, ब्रदर की डेथ हो जाती है, उसका लड़का बॉर्न हो जाता है, लड़का कैन नॉट रीयूनाइट विद हिज पैटर्नल अंकल, क्योंकि पार्टीशन जिसके बीच में हुए उन्हीं के बीच में रीयूनियन हो सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेलिटीज ऑफ रीयूनियन, फॉर्मेलिटीज ऑफ रीयूनियन, इसमें लिखिए नो राइटिंग इज नेसेसरी, नो राइटिंग इज नेसेसरी, full stop. Persons who were parties to a registered partition deed may reunite by an oral agreement. तो कोई भी जरूरी नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए रीयूनाइट होने का। जब तक चीजें ठीक चल रही हैं तब तक ठीक है। अगर इसके बाद डिस्प्यूट होता है, एक पार्टी कह रही है फैमिली जेएफपी है प्रॉपर्टी और दूसरी कह रही है सेपरेटेड है क्योंकि पार्टीशन हो चुके हैं, और एक कह रही है रीयूनियन हुआ हो चुका है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, हु इज एलिजिंग दिस फैक्ट। पर रीयूनाइट होने के लिए लॉ ने कोई भी फॉर्मेलिटी प्रिस्क्राइब नहीं किया। इसमें लिखिए दस टू इफेक्ट रीयूनियन, thus to effect reunion there must be an intention of the parties to reunite in interest and estate, in interest and estate। जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, हाँ जी एग्रीमेंट, व्हाट इज एग्रीमेंट? हम कब कहेंगे उन्होंने एग्री कर लिया? आप सब एक ही टाइम पर यहाँ आए हुए थे लेक्चर से पहले, आप सब प्रेजेंट थे यहाँ पर, क्या आपके बीच में कोई एग्रीमेंट था? क्यों? वो इसका आंसर था, कोई एग्रीमेंट? आपस में? फिर कैसा एग्रीमेंट?
वो तो फिर मेरे साथ है आपका। तो आप लोगों का सिमिलर इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन नहीं है। तो जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट टेक का पार्ट है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद भी बहुत कुछ चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को आने में के लिए। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में सिग्निफाई वर्ड यूज है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर आप उसकी डेफिनेशन में देखोगे। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज, जो भी है उसका आगे विलिंगनेस एंड ऑल। सिग्निफाई होता है कम्युनिकेट करना दूसरे आदमी को, मीटिंग ऑफ माइंड्स, कॉन्सेंसस एड इडम होना चाहिए। एक ने कहा रीयूनाइट करते हैं, दूसरे ने कहा बिल्कुल ठीक है हमें रीयूनियन होना चाहिए। तो जो कॉन्सेंसस एड इडम है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस, उसको हम कहते हैं, तब वो इफेक्टिव रीयूनियन होगा। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट। प्रूफ ऑफ रीयूनियन। प्रूफ ऑफ रीयूनियन इसमें रीयूनियन, रीयूनियन, रीयूनियन is a question of fact. Reunion is a question of fact. It must be proved strictly. It must be proved strictly. The burden of proof will be on the person who is pleading reunion. Who is pleading reunion. Next लिखिए, effect of reunion. Effect of reunion. After reunion, status quo ante, QUO ANTE, status quo ante is fully restored under the Mitakshara school. Both the community of interest and unity of possession are established. Are established. ठीक है प्लीज। हाँ जी, इसके साथ आपका अनकोडिफाइड लॉ खत्म हो जाते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सक्सेशन। सक्सेशन, हाँ जी, ये बेसिक है। सक्सेशन दो तरह से पॉसिबल है। एक होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, एक होता है इंटरस्टेट सक्सेशन। जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, दैट इज बाय विल। मरने वाला अपनी विल बना दे, विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी चली जाएगी। टेस्टामेंट्री सक्सेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन। जब हम इंटरस्टेट सक्सेशन की बात करते हैं, इंटरस्टेट सक्सेशन में अ पर्सन हैज डाइड विदाउट मेकिंग अ विल। तो जो हम हिंदूज के लिए जो एक्ट है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, दैट इज डीलिंग विद इंटरस्टेट सक्सेशन। सिर्फ एक ही प्रोविजन है जो कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन के साथ डील कर रहा है, और उसको हमने रेफर भी किया है, वो है सेक्शन 30, जिसने अनडिवाइडेड इंटरेस्ट जो मिताक्षरा को पार्टनर को है, उसको उसने डिक्लेयर किया है एज अ प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ बाय विल। उसके अलावा कोई और प्रोविजन है ही नहीं जो कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन के साथ डील कर रहा हो। आप टॉपिक्स लिखिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के टॉपिक्स लिखिए। फर्स्ट, interstate succession. Interstate succession to a Hindu male
सेक्शन 8 to 13 सेकंड, हाँ बेटा 1-3 इंटरस्टेट सक्सेशन to a Hindu female section 15 and 16. Third, devolution of interest in Mitakshara Koparsnary section 6 read with section 30. बेटा ये हम 80 to 90% ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने अपना अनकोडिफाइड लॉ किया है। इन सेक्शंस के हर प्रोविजन को हमने टाइम एंड अगेन रेफर भी किए। फोर्थ, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड एस्टेट एंड रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट सेक्शन 14। Fifth, journal rules relating to succession section 18 to 28। बेटा जो आपका फिफ्थ टॉपिक है दैट इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद 1 and 2। जब हम इंटरस्टेट सक्सेशन करेंगे उसके साथ हमें रूल्स भी करना पड़ेगा, हमें रूल्स भी करने पड़ेंगे। क्यों? कई बार आपका जो मेंस में क्वेश्चन आए उसमें ये रूल भी अप्लाई होने और साथ में सक्सेशन भी अप्लाई होने, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम इंटरस्टेट सक्सेशन करेंगे सबसे पहले क्या बेसिक रूल्स हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे कि जो हमारा जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एस्टेट, प्रिंसिपल ऑफ एस्टेट सेक्शन 29। सेक्शन 29 हम जब प्रिंसिपल ऑफ एस्टेट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एस्टेट का मतलब है अगर कोई भी हेयर नहीं है तो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? गवर्नमेंट को। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एस्टेट कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंटरस्टेट सक्सेशन हाँ जी, पहला टॉपिक है इंटरस्टेट सक्सेशन टू हिंदू मेल सेक्शन 8 to section 13। सेक्शन 8 to section 13। तो जब हम इंटरस्टेट सक्सेशन की बात कर रहे हैं, इंटरस्टेट सक्सेशन में आपको जब हम करेंगे, हम सेक्शन वाइज नहीं करेंगे, उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो जब हमने करना है हम इसको सीरीज ऑर्डर में करेंगे, एक पूरे क्लास का हेयर का रूल कर फिर हम नेक्स्ट पे जंप करेंगे। तो अभी आप 8 to 13 भूल जाइए, 8 to 13 भूल जाइए। तो हम एक सीरीज ऑर्डर में करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 8 to 13। क्लियर है? फर्स्ट नंबर वाइज हम कर रहे हैं। ए में लिखिए रूल ऑफ प्रायोरिटी is followed rule of priority followed among different classes of hairs, different classes of hair।
इसमें लिखिए there are 4 classes of hairs. There are 4 classes of hairs to a Hindu male. That is class 1, second, class 2, third agnate, fourth cognate. इसमें लिखिए hairs in earlier class are preferred over hairs in later class. In case of presence of class 1 hairs, the entire property would vest in them to the exclusion of all others. In absence of class 1 hair किसको जाएगी? Yes. In absence of class 1 hair, inheritance would vest in class 2 hairs to the exclusion of agnates and cognates. हाँ जी, agnates की कब बारी आएगी? जब 1 और 2 में से कोई भी नहीं है. Agnates would inherit the property only in case of absence of class 1 and class 2 hairs and to the exclusion of cognates. Full stop. Cognates would able to inherit the property only in case of absence of hairs from the earlier 3 classes. ठीक है प्लीज बी लिखिए. अब बेटा कभी भी आपको पेपर में ऐसे नहीं होगा कि एक क्लास 1 दे देंगे, एक क्लास 2 दे देंगे और पूछेंगे प्रॉपर्टी किसको चाहिए. क्यों? जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से तो ठीक है, पर अगर एक ही क्लास के सारे हेयर्स हैं तो चारे क्लासेस के रूल वेरी कर रहे हैं. तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर सारे के सारे क्लास 1 हेयर्स हैं तो सबको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी या क्या रूल अप्लाई करता है. क्लियर है? बी लिखिए. रूल्स ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन applicable to hairs in class 1 category. रूल लिखिए. फर्स्ट
1 लिखिए. There are 16 hairs in class 1. Second, all the hairs are simultaneous hairs. सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. All the hairs are simultaneous hairs. Third, though they are simultaneous hairs, but it does not mean that they would be entitled to equal share in the property. Full stop. Their quantum of share will depend upon the proximity of relation which they are sharing with the deceased. नेक्स्ट लिखिए. क्या नंबर है? 5th. जो भी नंबर है नेक्स्ट. Firstly, property will be divided per capita. Property will be divided per capita and then per stripes. Per stripes होता है जैसे जिसकी डेथ हुई है उसका एक अपना लड़का है पर उसकी डेथ हो चुकी है, स्ट्राइप होता है उसकी लाइन में चली जाएगी. अगर उसका विडो या सन की डॉटर या सन का सन अलाइव है तो उस मरे हुए लड़के का शेयर उसकी आगे लाइन में चला जाएगा. ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कि जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस लाइन को, उनको प्रॉपर्टी मिलेगी. ठीक है प्लीज. हाँ जी, यहां तक कुछ पूछना है तो पूछिए. यहां तक कुछ पूछना है तो पूछिए. हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं. टेबल आप अपने रजिस्टर के पेज पर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे. हाँ जी, जब हम 16 क्लास 1 हेयर्स की बात कर रहे हैं तो वो कौन है? 16 क्लास 1 हेयर्स. बेटा ये टेबल आपको पूरे सक्सेशन एक्ट में याद रखना पड़ेगा. वाइफ, मदर, सन, डॉटर. ठीक है प्लीज. सबसे ये पर कैपिटा बना रहे हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है मरने वाले के साथ. इसको हम पी कह रहे हैं. उसके बाद एक अपना सन है, उसकी डेथ हो गई है. उसके बाद हम कह रहे हैं SS1, SB1 उसकी डॉटर और उसकी विडो. उसके बाद एक डॉटर है, इसकी डेथ हो गई है. DD2, DS2. उसके बाद एक सन है, उसके आगे सन है, उसकी डेथ हो गई है. SS3, SSD3, SSW3. उसके बाद एक डॉटर है, डॉटर्स की भी डेथ हो गई है. इसके आगे हैं D, D, D4, D,
DS4। उसके बाद देखिए एक S है, उसके बाद SB है, SB5, उसके बाद एक D है, DS, D6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है प्लीज, आपका ना आगे बढ़ेगा, ये मैंने उधर ड्रॉ कर दिए, वो थर्ड जनरेशन है ना, इसके आगे बढ़ेगा। यस हो गए। अब अपने पेज के साइड पर 16 नंबर डाल दीजिए, यही पर यस 1 2 3 4 5 6 7 16। हाँ हाँ नीचे डाल, बस थोड़ा स्पेस छोड़ देना दोनों के बीच में, नहीं कर, फिर ऊपर कर 1 2 3 4 5 लिख के फिर ऊपर स्टैप। हाँ जी, आप अपने पेज पर 16 नंबर डाल दीजिए। 1 में लिखिए W, 2 में M, 3 में S, 4 में D, 5 में जो भी है SS1, 16 तक लिख लीजिए। बेटा SSW3 है ना, उसकी उसका अपना सन भी मर चुके हैं, सन का सन भी मर चुके हैं, उसकी विडो की बात करें। हो गए। हाँ जी, सबसे पहली हेयर कौन है? वाइफ। अब जो विडो बन चुकी है वाइफ लिख लीजिए।
दूसरी कौन है? मदर। तीसरा सन, चौथा डॉटर। अब देखिए जो S1 है, हम क्या कर रहे हैं, हेयर इसमें S1 है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जितने भी हमने हेयर्स की बात की है वो बाद में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। क्यों? जिसके जैसे ये S के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो S बीच में आएगा, ठीक है ना प्लीज। जब हमने डायग्राम ड्रॉ किए तो हेयर सबसे बाद में आ गए, क्योंकि जिससे भी वो ट्रेस कर रहे हैं उन्हें हमें बीच में ड्रॉ करना पड़ रहा है। पर जब लिखेंगे हेयर सबसे पहले आएगा। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, आप लिखेंगे सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। तो जो ये मर गया लड़का, उसका लड़का है S1। सारे लिखिए ऐसे। हाँ जी, SD1 क्या होगा? प्री डिसीज्ड सन। और ये कौन होगा W1? ये कौन होगा? ये D5 कौन है? ये डॉटर, रिवर्स गियर चलेगा, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन। सारे लिखिए नाम पूरे। बेटा आप सबने लिख लिया है? बेटा S1 होगा सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, क्योंकि हेयर जो है वो अलाइव है। अगर उसके ऊपर वाले सब मर चुके हैं तभी उस तक प्रॉपर्टी आ रही है, तभी हम प्री डिसीज लगा रहे हैं हर एक के साथ। क्योंकि अगर ऊपर वाला जिंदा होगा तो आगे जनरेशन को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। हाँ हाँ बेटा, वाइफ भी लिख सकते हैं, विडो, विडो ही लिखना चाहिए क्योंकि आपके वेयर एक्ट में ना विडो ही यूज्ड है। लिख लिए बेटा आप सबने? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम जो S3 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार बता दो। तो S3 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, सन ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज सन। जो सबसे लास्ट में है S3 हम उसकी बात कर रहे हैं, वो सन है। किसका सन है? ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, क्योंकि उसका फादर SS है। पर अगर वो F की P की प्रॉपर्टी ले रहा है तो हमें अब वो उसका ग्रेट ग्रैंडसन है। तो अब हमें उसके पहले फादर के पास गए, फिर ग्रैंडफादर के पास गए, क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर से उसका ग्रैंडफादर रिलेटेड है। तो हमें पीछे का सारा रिलेशन उसमें लिखना पड़ता है कि मरने वाले से वो कैसे रिलेटेड है। ठीक है प्लीज?
Yes, ma'am. बेटा कोई और डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कोई और डाउट है तो पूछिए यहां तक। मैम अगर 12 में क्या लिखेंगे? तो 12 सन सन ऐसे W3। बेटा W3 विडो है, विडो ऑफ अ प्री ऑफ अ प्री डिसीज सन। हम आगे से पीछे जा रहे हैं। जब डायग्राम तो ऊपर से नीचे आता है और नीचे सबसे हेयर आता है, पर जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम बैकवर्ड चलेंगे। W3 से स्टार्ट किए, विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज सन। हाँ जी, कोई डाउट पूछना है? कोई डाउट पूछने हैं आपने? ठीक है प्लीज। हम एक बार अब बोल रहे हैं। फर्स्ट है विडो, मदर, सन, डॉटर। 5 है सन ऑफ अ प्री डिसीज सन। D1 है डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन। W1 है विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन। बोल बेटा आगे। D2 a daughter of predeceased daughter. यस S2 son of predeceased daughter. यस S3 son of predeceased son of predeceased son. यस SSD3 daughter of predeceased son of a predeceased son. आगे SSW3 widow of predeceased son of predeceased son. आगे DD4 daughter of predeceased daughter of a predeceased daughter. DDS4 son of predeceased daughter of predeceased daughter. आगे DSD6 daughter of predeceased son of a predeceased daughter. SDD5 daughter of predeceased daughter of predeceased son. ठीक है, ये 16 हेयर्स हैं। आपको यहां पर 2 नोट लिखिए इसके नीचे, हॉरिजॉन्टली चलाइए नीचे तक। नोट लिखिए, नोट 1 बाय हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, certain hairs, फीमेल हेयर्स लिख लीजिए। certain female hairs are shifted from class 2 to class 1, but legislature forgot to delete their names from the list of class 2 hairs. As a consequence, the following hairs are mentioned in both class 1 as well as class 2 in list of, लिख लीजिए, in list of both, in list of both class 1 hairs as well as class 2 hairs, but as they have got place in the preferred class, क्योंकि class 2 से वो class 1 में चले गए हैं, they will be considered as a part of class 1 hairs. They will be considered as a part of class 1 hairs. And the list of hairs are,
बेटा इसको टेबल में आप सर्कल कर लीजिए। 13, 14, 15, 16। फर्स्ट लिखिए D4, सेकेंड DDS4, थर्ड DSD6, 5, SDD5। कौन कौन है? DDD1 कौन है? क्या नाम है इसका? D1 को क्या बोलेंगे हम? डॉटर, प्री डिसीज डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर। अगले को बोलना बेटा। Daughter, son of a predeceased daughter of a predeceased daughter. आगे Daughter of a predeceased son of a predeceased daughter. आगे Daughter of a predeceased daughter of a predeceased son. क्लियर है? तो ये चारों को हमने हमेशा किसमें मानना है? क्लास 1 में मानना है। ये आपने हमेशा याद रखना है। ये क्लास 2 में भी है और ये क्लास 1 में भी है, पर हमेशा हमने इनको क्लास 1 में ही कंसीडर करना है। सेकंड लिखिए नोट। In order to confer proprietary rights on females, legislature shifted DSD and SDD from class 2 to class 1। SDD को हम क्या बोलेंगे? ऑफ अ प्री डिसीज सन। और आगे DSD को Daughter of a predeceased son of a predeceased. एक बार बोलना, क्या लिखा अभी आपने? In order to confer proprietary rights on females, legislature shifted DSD and STD from class 2 to class 1. But their counterparts, that is DSS and SDS, are left in the list of class 2 heirs in spite of the fact that they are equally proximate to the deceased। दोनों ही ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चे हैं, पर दोनों में आपने क्या कर दिया? डिस्क्रिमिनेट कर दिया, जबकि दोनों बराबर फुटिंग पर हैं। अगर हम इसको डायग्राम में एक्सटेंड करें, हम इनकी बात कर रहे हैं, इसके साथ वाला DSS और इसके साथ वाला SDS, इन दोनों को इन्होंने क्लास 2 में ही छोड़ दिया। क्लियर है? अपने टेबल में भी ना डॉटेड लाइन लगा लो ताकि आपको पता लगे कि इनके काउंटर पार्ट्स को उन्होंने जबकि शिफ्ट करना चाहिए था क्लास 1 में अलोंग विद देयर डॉटर्स, जब उनको आपने प्रोप्राइटरी राइट कन्फर किए, पर इन दोनों के जो इक्वली रिलेटेड जो ब्रदर हैं उनको आपने DSS और SDS को आपने क्लास 2 में ही छोड़ दिया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। पूछना बेटा, कुछ नहीं? यस
क्यों छोड़ दिया मैंने? ये होता है विजन। आप इतना ओवर वो हो गए कि यस लड़कियों को प्रोप्राइटरी राइट कन्फर करना है कि आप जो बेसिक रूल है वही भूल गए। बेसिक रूल कहते हैं, जैसे बात वही है कि हमने एस को तो क्लास 2 में छोड़ रहे हैं और एसडी को क्लास 1 में लेकर जा रहे हैं। क्लास 1 में सब इक्वल जो रिलेटेड है, इक्वल प्रोक्सीमेट है, उन्हें हमने इक्वल फुटिंग पर ही रखा है ना। जैसे अगर सन की डेथ हो गई है, उसका सन, उसकी डॉटर और उसकी विडो, हम तीनों को प्रॉपर्टी देते हैं। ये तो नहीं करते डॉटर को तो क्लास 1 में रख दिया क्योंकि डॉटर्स को हमने प्रमोट करना है और सन को हम क्लास 2 में छोड़ते नहीं। तो जो इक्वली रिलेटेड रिलेशंस हैं उसमें इक्विटी के अगेंस्ट है, क्योंकि जो हम कह रहे हैं डीएसडी और डीएसएस ये हर तरह से मरने वाले से बराबर रिलेटेड हैं। पर अब फॉर एग्जांपल फैमिली में दो ही हेयर्स रह गए, डीएसएस और डीएसडी, कायदे से तो दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी, पर लेजिस्लेचर की वजह से सारी की सारी कौन लेगी? डीएसडी, डीएसएस को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है प्लीज? कुछ और पूछना है आपने? बेटा कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नोट में है तीसरा पॉइंट। When Hindu Succession Amendment Act 2005 was introduced, the legislature should have shifted father from the list of class 2 heirs to class 1 heirs. The reason being, when the father dies, his son is entitled to inherit his property. But the same father will not be able to succeed his son from where that son is getting property. इसका मतलब अगर एक लड़के के माँ सिर्फ मदर और फादर हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? मदर को। ये भी इक्विटेबल नहीं है। पर पार्लियामेंट बहुत टाइम से प्रपोज था कि फादर को भी क्लास 1 की लिस्ट में ले आओ, पर पार्लियामेंट ने उसको भी कहाँ छोड़ दिया? क्लास 2 में ही छोड़ दिया। ठीक है प्लीज, कुछ पूछने आपने यहाँ तक? नेक्स्ट पेज पे 16 हेयर्स का डायग्राम फिर से ड्रॉ करो। जो आपने अभी पेज अब लिखे हैं ये आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। क्लास 2 में भी यूज होगा, एग्नेट्स में भी यूज होगा, कॉग्नेट्स में भी यूज होगा, तो ये हमेशा आपके पास रहना चाहिए। आप अपने नेक्स्ट पेज पे 16 क्लास हेयर्स ड्रॉ कीजिए। पहले फर्स्ट जनरेशन ड्रॉ करो, फिर सेकंड जनरेशन ड्रॉ करो, ये सेम टेबल, फिर थर्ड जनरेशन ड्रॉ करो। बेटा अब नाम मत लिखना, D1 D2 मत लिखना, सीधा SS SD ऐसे लिखना।
हो गया बेटा टेबल ड्रॉ फिर से? शेयर्स अलॉट करो बेटा, पहले पर कैपिटा और फिर पर स्ट्राइक। पर कैपिटा होता है मरने वाले के साथ जो डायरेक्ट हेयर्स हैं, कितने हैं इसमें? 4 भी सारे, जो डायरेक्ट लाइंस कितनी बन रही है? 10 है, 10 है ना। पर कैपिटा होता है सबको बराबर हिस्सा दे दो, कितना मिलेगा सबको? 1/10। लिख दो सबका 1/10। ये तो हो गया पर कैपिटल। टेबल ड्रॉ कर लिया आपने? कर बेटा पूरा टेबल। हो गया? हमने कहा पहले प्रॉपर्टी को पर कैपिटा डिवाइड करो। पर कैपिटा का मतलब होता है कि मरने वाले से जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनको सबने हमने बराबर का हिस्सा देना है। अब मरने वाला ये है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड कौन है? जो सबसे ऊपर वाले हैं ना। अब चाहे ये मर चुके हैं ये लोग, पर इनका शेयर हमने आगे इनके लोगों को इनकी लाइन में देना है। जब शेयर हम इनको इनकी लाइन में देंगे, इसको हम पर स्ट्राइक कहते हैं। तो जब हमने पर कैपिटा किया है, हमें देखना पड़ेगा कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो गई ना पर कैपिटा। तो प्रॉपर्टी कितने हिस्से में बटेगी? 1/10 1/10 1/10। मदर वाइफ सन और डॉटर का तो 1/10 ठीक है, पर जो S5 का 1/10 है, अब वो कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? 3 हिस्सों में। तो 1/10 इसकी लाइन में डिवाइड हो रहा है। 1/10 के 3 हिस्से होंगे, 1/30 1/30 1/30। ये जो एस करना डॉटर है ये भी आगे नहीं है। क्यों? अगर आप ये कह रहे हैं सन और डॉटर, फिर अगर इनके आगे भी होंगे उनको कुछ मिलेगा थोड़ी ना, ये तो जिंदा है। इन्हीं के ही है ना बेटा, आगे उन्हीं लाइन में जा रहे हैं ना। फिर अगर S5 जिंदा होगा तो इसके बच्चों को थोड़ी ना मिलेगा कुछ, इसलिए।
पर यहाँ पे जब वो जिंदा है तब भी उसको शेयर किया हो। ये एक सन नहीं है बेटा, हमने सबको नाम दिए, ये जितने लोग हैं उतने अलग बच्चे हैं, क्योंकि हमने 16 हेयर्स को शेयर भी तो देखने हैं कितने कितने देने हैं, तो वो तो डिपेंड करेगा अब आपके क्वेश्चन पे कि जिंदा लड़के के बच्चे हैं या मरे हुए लड़के के बच्चे हैं। अगर जिंदा लड़के के बच्चे हैं उनको कुछ नहीं मिलता प्रॉपर्टी में से जब तक उनका फादर जिंदा है, तो हमने फिर हमारा मारना मजबूरी है, इसलिए जितने हेयर्स थे हमने उनके लिए एक सेपरेट हेयर बनाया है। अगर हम इसके साथ ही ड्रॉ कर देते, फिर अगर ये जिंदा है इसको तो कुछ मिलना ही नहीं था आगे वाले को, तो हमें ग्रैंड बच्चों को शो करने के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस को शो करने के लिए हमें एक सन और डॉटर को मारना पड़ा ताकि ग्रैंड चिल्ड्रन भी शो हो सके टेबल में, इसलिए। हाँ जी, डॉटर के बच्चों को कितना मिलेगा? 1/12, 1/12। इस सन का सारा हिस्सा 1/10 इसको आ गया, इसका 1/10 3 हिस्सों में जाएगा, 1/30, 1/30, 1/30। इसका 1/10 इसको जाएगा, ये होगा 1/20। ओ सॉरी, ये 1/10 है, इसको मिलेगा 1/20 इसको भी, इसका 1/10 इसको, और इसका 1/10 ही रहा क्योंकि एक ही है, ये 1/10, इसका भी 1/10 रहा। ठीक है प्लीज, कोई डाउट है तो पूछिए। बेटा एक पे फैन चलाओ, मुझे ना गर्मी लगने लगती है, एक पे चला दो। ये नहीं, वही पीछे वाला ऑन कर दो। अच्छा नहीं, पीछे वाला ऑन कर दे बेटा। नहीं नहीं, यहीं से हो जाएगा, आप कर दो आप। हाँ वो वाला कर दो, एक पे ही। आपको ठंड लग रही है बेटा तो आप इधर शिफ्ट हो जाओ। आपने इधर से है उसका रेगुलेटर आप बंद कर रहे हो। नहीं पर पहले तो चल रहा था 1 पे। ठीक है, प्लीज क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चन, बेटा बाप को देखना पड़ेगा कि किसके आगे बच्चे हैं और कौन इंडिविजुअल है। तो सक्सेशन में आपका ठीक, आपने कभी क्वेश्चन के बीच में टेबल नहीं ड्रॉ करना, या तो साइड में जो आप मार्क करते हो वहां हल्का सा ड्रॉ करो जो भी मार्जिन देते हो, या फिर सबसे लास्ट पेज रफ शीट होती है उस पे करो। आपने आंसर के बीच में, जजेस कभी भी टेबल नहीं ड्रॉ करते, वो रीजनिंग देते हैं। क्लियर है? तो वो आपको अपनी क्लैरिटी के लिए ड्रॉ करना है। क्वेश्चन लिखिए। A Hindu male dies, leaving behind mother, father, brother, son, daughter and widow। अब ये अलग अलग नहीं है, जो आप लिख रहे हो वो ठीक नहीं जाएगा। मैंने बोला सन, डॉटर एंड विडो ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। अब जो सन है वो मरने वाले का सन नहीं है, वो उसका ग्रैंड सन है। तो सन, डॉटर एंड विडो ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। तो हर एक हेयर के बाद आपने कॉमा नहीं डालना, ये आपको पेपर के लिए भी है, आपने ये वाला साइन डालना। जब आपको बोला है यहाँ पर सन, डॉटर एंड विडो ऑफ अ प्री डिसीज सन, फिर इनके बाद ये साइन आएगा, और जो बीच वाले हैं वो
उसके सन से 3 एरो बनेंगे, उसका सन, उसकी डॉटर, उसकी विडो। हाँ जी, शेयर्स निकालिए। हो गया? क्या क्या हेयर्स बोले थे? मदर, फादर। फादर तो क्लास 1 में है ही नहीं, तो फादर को छोड़ दो। फादर क्लास 2 में है, और हमने पहला रूल किया था अगर क्लास 1 है तो क्लास 2 वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे ब्रदर, ब्रदर भी क्लास 2 में है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आगे सन्स डॉटर एंड सन्स विडो। हमने बोला सन, डॉटर एंड विडो ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। तो जब हमने टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल में 2 ही पर कैपिटा बनेंगे। हमने मरने वाले को लिया P, एक तो इसकी मदर और एक इसका सन, जिसके आगे SS, SD, SW। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा होगा, क्योंकि सन मर चुका है। इसका आधा हिस्सा 3 बांटों में बटेगा, 1/6, 1/6, 1/6। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट लिखिए। A Hindu male dies, leaving behind mother, father, daughter, daughter and son of a predeceased daughter, and son of a predeceased daughter. Son, daughter and widow of a predeceased son of a predeceased son. Son, daughter and widow of a predeceased son of a predeceased son. हो गया बेटा? बोलना गौरव, क्या क्या थे heads? Mother, सारे बोलो। a Hindu male dies, leaving behind mother, मदर क्लास 1 है। आगे father, क्लास 2, daughter and son of a predeceased daughter, son, daughter and widow of a predeceased son of a predeceased son. हाँ जी, जब हम डायग्राम बनाएंगे
हमें इसमें फादर को छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारे कौन है? क्लास 1 हेयर्स। पर क्लास 1 हेयर्स का मतलब नहीं है कि सबको साइमल्टेनियस हेयर्स तो जरूर है, पर इक्वल शेयर के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। किसका कितना शेयर होगा, क्वांटम ऑफ शेयर, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि मरने वाले से आपका कितना नजदीकी रिश्ता है। क्यों? पहले प्रॉपर्टी होगी पर कैपिटा और उसके बाद पर स्ट्राइप, और जितने ज्यादा बच्चे होते रहेंगे प्रॉपर्टी का शेयर कम होता रहेगा। और इसलिए जब हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, इस केस में हमने कहा, क्वेश्चन फिर से रीड करो एक बार। A Hindu male dies leaving behind mother, यस आगे, father, यस आगे, daughter and son of a predeceased daughter, आगे, son, daughter and widow of a predeceased son of a predeceased son. जब हमने इसको किया प्रॉपर्टी के पहले पर कैपिटा 1/3, 1/3, 1/3, इसका 1/3 पर स्ट्राइक दो हिस्सों में 1/6, 1/6, इसका 1/3 सारा इसको आया, इसका 1/3 तीन हिस्सों में बंटना है 1/9, 1/9, 1/9। क्लियर है? पहले पर कैपिटा और फिर पर स्ट्राइक। डॉटर एक और है, एक तो प्रीडिसीज डॉटर है और एक डॉटर अलग से भी है। अच्छा, अलग से भी दी हुई थी, क्वेश्चन रीड करो। A Hindu male dies leaving behind mother, father, daughter, daughter of predeceased, daughter and son of a predeceased daughter. एक तो डॉटर अलग से है और डॉटर एंड सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड। अच्छा, वो अलग से है। फिर बेटा 3 के 4 हो जाएंगे, 1 4 1 4 1 4 1 4, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है प्लीज, नेक्स्ट लिखिए। रूल्स, ये आपका सी है, अब सी है ये। ए हमने कहा कि सारी क्लासेस में, दूसरा किया क्लास 1 के लिए, और तीसरा कर रहे हैं सी। लिखिए रूल्स ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन among heirs in the list of class 2। इसमें लिखिए। हाँ जी, कब क्लास 2 की बारी आएगी? कोई नहीं, पहला ही लिखिए। क्लास 2 heirs will inherit the property only in case of absence of class 1 heirs। सेकेंड लिखिए, class 2 heirs are not simultaneous heirs as in the case of class 1 heirs। Third, class 2 heirs are divided into 9 entries, Next लिखिए, fourth, heirs in earlier entries are preferred over heirs in later entries। Next, but if there are more than one heir in the same entry, then
they will inherit the property in equal parts. क्लियर है बेटा? बेटा शीट पर 9 एंट्रीज बनाना, शीट पर 9 एंट्रीज बनाना। हेलो, फादर, फर्स्ट में फादर है, सेकंड में SBS, SBD, ब्रदर सिस्टर, थर्ड में है DSS, DSD, DDD, DDS, फोर्थ में है ब्रदर्स सन, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर सन, सिस्टर्स डॉटर, फिफ्थ में है फादर्स 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 मदर, सिक्स्थ में है फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो, फादर्स विडो है स्टेप मदर, क्योंकि अपनी मदर तो क्लास 1 में है, ब्रदर्स विडो को हम कह रहे हैं भाभी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 7 फादर्स ब्रदर फादर्स सिस्टर, 8 में है मदर्स फादर मदर्स मदर, नेक्स्ट में है मदर्स ब्रदर मदर्स सिस्टर, याद रखना है जो ऊपर की एंट्री में है उसको प्रेफरेंस है, अगर एक ही एंट्री में एक से ज्यादा है तो बराबर, पर वो चीज आपने कभी नहीं बोलनी। कुछ हेयर्स हैं जो क्लास 1 में भी हैं और क्लास 2 में भी है, और हमेशा हमने उनको कहाँ डालना है, क्लास 1 में। आप उनको सर्कल कर लीजिए, ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर तो रहे हैं पर इनको कभी भी हम क्लास 2 में कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखिए, a Hindu male dies
leaving behind DDD, DSS, SDD. अब डायग्राम बनाना मत बैठ जाना, इनमें डायग्राम की जरूरत नहीं है। क्यों? सारे थर्ड जनरेशन के हैं। डायग्राम तो तब बनाना पड़ता है जब हमें दिया हो कि एक के ही आगे बच्चे हैं। हाँ जी, किसको प्रॉपर्टी मिलेगी? आपने क्या बोला? अरे टेबल देख लो ना, अभी कौन सा आपसे वैसे तो टेबल देख के बताओ। एसडीडी और डीडीडी को प्रॉपर्टी मिलेगी, ये दोनों क्लास 1 में है और डीएसएस क्लास 2 में है। नेक्स्ट लिखिए, सीधा हेयर्स लिखिए। ब्रदर, स्टेप मदर, हाँ बस हेयर्स बोल रहे हैं हम, बार बार वो नहीं बोलेंगे। ब्रदर, स्टेप मदर, सिस्टर, सन। क्लास 1 नहीं, अब तो क्लास 2 ही देखो, क्लास 1 में थोड़ी ना कोई है। ब्रदर कहाँ है? 2 में, एंट्री 2। स्टेप मदर 6 और सिस्टर सन 4। तो हेयर्स इन अर्लियर एंट्रीज आर प्रेफर्ड ओवर हेयर इन लेटेस्ट एंट्री। तो सारा का सारा प्रॉपर्टी किसको जाएगा? ब्रदर को। ठीक है प्लीज। इसके नीचे अब नोट लिखिए बेटा, बेरेक्ट निकालो। क्लास 2 लिस्ट की हेयर्स की लिस्ट निकाल लीजिए बेरेक्ट। निकाल लिए? आखिरी पेज है जहां ये एक्ट खत्म होता है, सक्सेशन। आगे आगे आगे, और ये इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, वो रीड करो। Explanation. In this schedule, references to a brother or sister do not include references to a brother or sister by uterine blood. इसको करने से पहले हमें एक चीज करनी पड़ेगी। जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप 3, कहीं और लिख लीजिए जो आपको पता होना, कहीं और लिख लीजिए, यही लिख लीजिए नोटबुक में। रिलेशनशिप could be by first full blood, second half blood, and third uterine blood। बेटा बेयर एक्ट में से ना डेफिनेशन क्लॉज निकालिए, बेयर एक्ट में से डेफिनेशन क्लॉज निकालिए। फुल ब्लड रीड कर बेटा इसमें। Full blood. Two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife and by फुल ब्लड इसमें लिख लीजिए रजिस्टर में। फुल ब्लड के आगे सेम फादर सेम मदर। जिन बच्चों के सेम फादर हैं और सेम मदर हैं, जैसे हम सब, जो हम सारे सबके सिबलिंग्स हैं, दे आर रिलेटेड बाय फुल ब्लड बिकॉज वी आर हैविंग सेम फादर सेम मदर। आगे and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wife. यस इसमें लिखिए हाफ ब्लड में सेम फादर डिफरेंट मदर। आगे रीड कर बेटा। Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestor
but by different aspects. इसमें लिखिए, यूट्रिन ब्लड में लिखिए, सेम मदर, डिफरेंट फादर। अब अपना वो टेबल निकाल लीजिए क्लास 2 हेयर्स का, अपनी बुक में जहां पर क्लास 2 हेयर्स का टेबल है बेटा, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, वो रीड कर। Explanation. In this schedule, refers to a brother or sister do not include references to a brother or sister by implying. अब यहाँ पर पहले देखिए ब्रदर और सिस्टर का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है इस पूरे क्लास 2 हेयर्स की लिस्ट में। जब हमने ब्रदर एंड सिस्टर की बात की, यहाँ 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 ये सारे ब्रदर और सिस्टर हैं। क्लियर है? इसमें लिख लीजिए, फर्स्ट नोट में लिखिए, एनी रेफरेंस टू ब्रदर एंड सिस्टर in list of class 2 hairs will not include brother and sister by uterine blood। इसका मतलब कौन कौन से इंक्लूडेड है? Therefore, the necessary implication is that only those brothers and sisters would be included who are related by full blood or half blood। But one statutory provision, that is section 18, has to be kept in mind at this juncture, which provides, बेटा section 18 read करना है। Full blood refer to half blood. Yes, Hairs related to an interstate by full blood shall be referred to hairs related by half blood if the nature of the relationship is the same in every other. ये अंडरलाइन कर लो। फुल ब्लड कब प्रेफर होगा हाफ ब्लड से? इफ रिलेशनशिप इज सेम इन एवरी अदर रिस्पेक्ट। इसमें लिखिए, एक बार रीड करना, ये नहीं नोटबुक। Any reference to brother and sister in list of class 2 hairs will not include brother and sister by implying blood. Therefore, the necessary implication is that only those brothers and sisters would be included who are related by full blood or half blood. But one specific provisions, that is section 18, has to be kept in mind at this juncture, which provides preference to full blood over half blood if the relationship
is same in every other respect. That is, both the hairs should be on equal footing, except one, and that is one is related by full blood and other by half blood. For example, हाँ जी example लिख लीजिए. Hindu male dies, leaving behind half blood brother and full blood sister. पहले हाफ और फुल को भूल जाओ. देखो जो अब अगर हाफ और फुल को कंसीडर ना करें तो कौन बचे हैं? ब्रदर एंड सिस्टर कहां पर है? सेकंड लिस्ट में. दोनों बराबर हैं दोनों. इसका मतलब रिलेशनशिप इज सेम इन एवरी अदर रिस्पेक्ट. सिर्फ क्या फर्क रह गया? हाफ और फुल का. तो सेक्शन 18 अप्लाई करेगा और किसको जाएगी सारी प्रॉपर्टी? फुल ब्लड सिस्टर को. क्लियर है? इसमें लिखिए. इन द प्रेजेंट केस both brother and sister are falling in entry 2 and entitled to share equally in property. Therefore, their relationship is same in every other aspect except one, that is, one is related by full blood, and other by half blood. Therefore, section 18 would be applicable and entire inheritance would vest in, कौन है full blood वाला? Yes, full blood sister to the exclusion of half blood brother. Next paragraph. Where relationship is not same in every other respect, that is, one is falling in the preferred entry as compared to other, then section 18 would not be applicable. And property will be distributed according to rules of interstate succession applicable to class 2 heirs. इसमें लिखिए. For example, a Hindu male dies
हाँ बेटा, इसमें लिखिए अ हिंदू मेल डाइज लिविंग बिहाइंड half blood brother and full blood brother son. हाफ और फुल अभी भूल जाओ, ब्रदर कहाँ है सेकेंड एंट्री में, और दूसरा क्या है ब्रदर सन, वो कहाँ है फोर्थ एंट्री में. जो अर्लियर एंट्री है दे आर प्रेफर्ड हेयर्स, देयर रिलेशनशिप इज नॉट सेम इन एवरी अदर रिस्पेक्ट, तो सेक्शन 18 अप्लाई नहीं करेगा. प्रेफर्ड एंट्री में कौन है हाफ ब्लड ब्रदर, तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो हाफ ब्लड ब्रदर को जाएगी टू द एक्सक्लूजन ऑफ फुल ब्लड ब्रदर सन. इसमें लिखिए इन द प्रेजेंट केस brother is falling in the list of class 2 heirs entry 2, whereas brother son is in entry 4. Thus brother is falling in the earlier entry and hence preferred over the other heir. Thus their relationship is not same in every other respect. Hence, section 18 would not be applicable. Section 18 would not be applicable, and the entire inheritance would vest in half-blood brother. ठीक है बेटा, कोई डाउट पूछने आपने, कोई डाउट पूछने, इसके नीचे एक और नोट लिख दीजिए. Certain heirs, that is DDD, DDS, SDD, DDS, SDD and DSD are falling in class 1 as well as class 2 heirs, but as they have been allotted place in the list of most preferred category, they will always be considered as a part of class 1 heirs. Question. A Hindu male dies, leaving behind stepmother, father, brother, mother. ये प्रीलिम्स की क्वेश्चन है, सारी की सारी किसको जाएगी मदर को. आपको प्रीलिम्स में आए हुए फादर इज इन क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट्स कॉग्नेट्स क्लास 2,
एंड सबसे पहले एंट्री वन में फादर ही है। ठीक है प्लीज, ये आपके रूल्स हैं। यहां तक बेटा अभी हमने सिर्फ इसका बेसिक फ्रेमवर्क किया। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एग्नेट्स और कॉग्नेट्स स्टार्ट करेंगे, हम फिर से शुरू से स्टार्ट करेंगे, कौन असेंडेंट्स होते हैं, कौन डिसेंडेंट्स होते हैं, और कैसे हम रिलेशंस को लेते हैं। पर एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है कि आपका क्लास 1 और क्लास 2 बाय हार्ट याद हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्नेट्स क्लास 3 में है और क्लास 3 है और कॉग्नेट्स क्लास 4 है। ऑलरेडी बहुत सारे एग्नेट्स और कॉग्नेट्स क्लास 1 और क्लास 2 में हैं। हमने उनको छोड़कर उनके नेक्स्ट जनरेशन लेनी है। तो जब तक आपको यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि क्लास 1 क्लास 2 में कौन एग्नेट या कॉग्नेट्स हैं, एग्नेट कॉग्नेट्स को छोड़ो, हेयर्स पता होने चाहिए, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है आगे उसके कंसेप्ट को करना। तो आपने, आपका असाइनमेंट है, आपने क्लास 1 और क्लास 2 के हेयर्स को बाय हार्ट याद कर आना है। तब हमारा थर्ड डी स्टार्ट होगा। हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए। इंटरस्टेट, रूल्स ऑफ सक्सेशन, among heirs in third category, that is agnates. रूल्स की तो बाद की बात है, पहले हमें कंसेप्ट करना पड़ेगा एग्नेट्स का। कंसेप्ट में ही हम करेंगे। एग्नेट्स 3 तरह के हो सकते हैं, असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स, कोलेटरल। तो कैसे हमने असेंडेंट्स को देखना है, डिसेंडेंट्स को देखना है, कोलेटरल्स को देखना है, यहाँ से हम फिर कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्लीज, आज जो हुआ है प्लीज वो रिवाइज कर आना, बिकॉज कल इसकी कॉन्टिन्यूएशन ही होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।